नमस्कार, आपके सामने एक बार फिर से मैं शकील साजिद लेकर आया हूं। डीएन न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। दीवारों दर से उतरकर परछाइयां बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयां बोलती हैं। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए न्यूड पार्टी के पोस्टर में परछाइयां भी बोल रही हैं और तन्हाइयां भी बोल रही हैं। न्यूड पार्टी के इस पोस्टर ने रायपुर में बड़ा हंगामा मचा दिया है। इन पोस्टर में बगैर कपड़े पहन ड्रग्स के साथ पार्टी में शामिल होने का दावा किया गया है। हालांकि आयोजनकर्ता में किसी का नाम साफ साफ नहीं लिया गया है और किसी ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं गई है, लेकिन इंस्टाग्राम पर यह पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार इस बात पर इस घटना की गंभीरता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या सच में ये कोई आयोजन है या सिर्फ सोशल मीडिया पर आप इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं? अफवाह फैलाने का कोई प्रयास तो नहीं है। इसके अलावा इसे रायपुर की सामाजिक और लोक लुभावन छवि को नुकसान पहुंचाने या पुलिस व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला भी माना जा सकता है। इस मामले ने रायपुर में राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर प्रतिक्रिया जगाई है। कांग्रेस के नेता कन्हैया अग्रवाल ने इस आयोजन का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस के ही पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं अमित बघेल ने भी इसे घोर निंदनीय माना है और इस पर कड़ाई से बात करने की बात कही है। विरोध करते हुए कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि इस तरह के आयोजन को हम कभी भी रायपुर में होने नहीं देंगे। उन्होंने पुलिस को ज्ञापन देकर आयोजकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वायरल पोस्टर्स की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह आयोजन सचमुच में होने वाला है आज शनिवार को या केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है। इस बीच सामाजिक संगठनों ने भी इस तरह के आयोजनों पर तत्काल रोक लगाने, इवेंट मैनेजमेंट को रोकने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस विवाद में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उसके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे पोस्टर्स युवाओं को ड्रग्स और अश्लीलता की तरफ आकर्षित करने के माध्यम बन गए हैं। रायपुर और समाज के लिए चिंता का विषय है। रायपुर जैसे शांतिप्रिय शहर में इस तरह की गतिविधियों का खुलकर प्रचार प्रशासन और पुलिस के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। इसलिए डिजिटल माध्यमों पर निगरानी और नियंत्रण की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि युवाओं को इस तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचाया जा सके। रायपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर वायरल सभी इनविटेशन की वैधता और स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में संदिग्ध लोगों के प्रतिनिधि और उनसे संपर्क करने पर कोई भी सामने नहीं आ रहा है, जिससे संदेह और गहरा गया है। शहर वासियों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगा और रायपुर की सामाजिक सांस्कृतिक गरिमा को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देगा। पुलिस की सक्रियता से यह स्पष्ट होगा कि इस मामले के पीछे कौन है और इस तरह के आयोजन भविष्य में भी नहीं हो। हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया, मेरी आवाज आप तक आ रही है भूपेश? इससे जुड़ रहे हैं भूपेश? सर आवाज आ रही है। भूपेश, ये बताएंगे कि ये जो न्यूड पार्टी पोस्टर का मामला है, ये फेक तो नहीं लग रहा है, फर्जी तो नहीं लग रहा है? हाँ बिल्कुल सर, इस पर कहा नहीं जा सकता कि ये फेक है कि रियल है, क्योंकि जब इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ, आजकल इस ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी कार्यक्रम राजधानी रायपुर में होती है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल उसे किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सके और इस ओर आकर्षित हो सके। लेकिन रायपुर में ऐसा पहली
बार इस तरह का पोस्टर वायरल हुआ है और बाकायदा ड्रग्स के साथ न्यूड आने की जो बात है इस पोस्टर के माध्यम से जो कार्यक्रम के आयोजन करता है उनके द्वारा कही गई है। हालांकि ये कौन लोग हैं इसमें नाम दिया गया है, सिंपल राइटरा नामक जो आईडी है जो इंस्टाग्राम है उस आईडी से वायरल किया गया है, लेकिन ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो प्रॉपर रायपुर के रहने वाले हैं या रायपुर के अन्य जगह के रहने वाले हैं। इसकी इसका जानकारी तो अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह से कह सकते हैं सर इस तरह का जो ट्रेंड रायपुर में चल पड़ा है अक्सर हम देखा करते हैं विदेशों में इस प्रकार की पार्टी होती है या फिर और अन्य बड़े शहरों में होते होंगे, लेकिन रायपुर में अभी तक ऐसी कोई भी जो पार्टी है अब तक किसी भी ऑर्गेनाइजर के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये बिल्कुल चर्चा का विषय इन दिनों राजधानी रायपुर में बना हुआ है। रोक रहा हूं भूपेश, थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक बड़ी गंभीर बात हमारे सामने आती है कि जब भी कमिश्नर प्रणाली की बात होती है रायपुर में या कमिश्नर प्रणाली पुलिस की लागू होने जाती है तो इस तरह की बेहद गंभीर अपराधों की चर्चा बढ़ जाती है। क्या आप इस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल देखिए सर, चाहे कमिश्नर प्रणाली हो या फिर एसएसपी की प्रणाली हो, दोनों सेम ही एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्य तो करना जो कांस्टेबल होती हैं, टीआई होते हैं, ज्यादातर उन्हें जा जाकर करना होता है। उनका तो काम निश्चित रहता है कि ज्यादातर मीटिंग्स लेकर के जानकारी अवगत कराना, जानकारी जुटाना कि आखिर किस तरह से वारदातें हो रही है, क्या वाकई जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कितना असर जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने की जो बात है राजधानी रायपुर में कही जा रही है और अभी तो फिलहाल हुआ नहीं है। 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उसकी घोषणा करी है, लेकिन इसका असर कुछ खास देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि चाहे ड्रग्स का मामला हो, ड्रग्स आए दिन पकड़ाते रहते हैं, सूखा नशा के साथ साथ चाहे जो शराब अवैध रूप से शराब की बिक्री हो या फिर और कई तरह की हत्याएं, चाकूबाजी जैसे जो वारदात है वो होता हुआ तो नजर आता है। लेकिन इस तरह की जो बातें अब सामने आ रही है कि खुलकर जिस प्रकार से जो न्यूज रह करके जो पार्टी मनाने की जो बात सामने आ रही है उस पर हालांकि पुलिस के द्वारा एक बयान सामने आया कि उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई इस संबंध में जानकारी नहीं है और बिल्कुल इस पर वो जांच करेंगे और जांच के पश्चात जो भी इस तथ्य में सामने आएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाहियां की जाएंगी। तो एक तरह से अब हालांकि पुलिस से अनुमति दिया है कि नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुलिस की इस तरह बयान से साफ कर रहा है, लेकिन अगर अनुमति दिए होंगे और अनुमति उन्हें दे दिया होगा तो ये पुलिस कर्मियों के लिए भी बेहद शर्मनाक हो सकती है कि रायपुर में इस तरह का जो कार्यक्रम है अभी इतनी बड़ी शहर रायपुर नहीं बनी है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम ये आयोजन लगातार इस तरह से पहले ड्रग्स पार्टी के नाम पर होते रहे हैं और अब इस तरह का ये आयोजन सीधे तौर पर नग्नता परोसने की जो है बात सामने आई है, ये केवल और केवल यदि प्रशासन और शासन का खुला संरक्षण इसके पहले नहीं मिला होता, इसके पहले गजल और कव्वाली के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां होटलों में हुई है जिसमें 2-2 लाख की टेबलें थी, जिसमें शराब और नशे परोसे गए थे। अब ये सीधे तौर पर नशा पर जो है नग्नता परोसने का संदेश देकर के शासन और प्रशासन के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी खुली चुनौती दी गई है कि यहाँ जैसा चाहे वैसा इवेंट कंपनियां कर सकती है, इसको हम किसी हालत में नहीं करने देंगे। माननीय एसपी साहब से हमने निवेदन किया है, यदि ये कार्यक्रम ये रोक पाने में असमर्थ रहेंगे तो हम जाकर के उस कार्यक्रम को रोकेंगे। कार्यक्रम किसी हाल में नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में नग्नता स्वीकार नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता से जो छेड़छाड़ करने का प्रयास हो रहा है इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। भूपेश, मैं एक चीज और बड़ी गंभीरता से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ड्रग्स पेडलर्स पकड़ाए हाल ही में बड़े ऐसे पैमाने पर जिसके पंजाब और पाकिस्तान से भी कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, और बड़ी खतरनाक बात है कि उसमें बहुत सारी विष कन्याओं का नाम आ रहा है। जो पहले विष कन्याएं होती थी उनका नाम आ रहा है और ये एक धीमा शहर दिया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे रायपुर की नौजवान पीढ़ी को। बड़ी गंभीर बात है। चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, गैंगवार खुलेआम हो रहे हैं और उस दिशा में ये न्यूड पार्टी, कहीं ऐसा लगता है कि पूरे के पूरी कानून व्यवस्था लुंज पुंज हो गई है और एक बहुत दमदार गृह मंत्री के होने के बावजूद जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं? ऐसा पता चल रहा है सूत्रों से कि कुछ लोगों को शायद हिरासत में भी लिया गया है। हम इसकी में निश्चित नहीं है, क्या कहना है आपका?
बिल्कुल देखिए सर कि खबरें तो सामने आई है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर वो कौन लोग हैं और वाकई हिरासत में लिए गए हैं कि नहीं। इसकी पुख्ता जानकारी अभी हमारे डीएनए क्लब के पास तो नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो ड्रग्स के मामले आए दिन सामने आते रहे हैं, पहले हमने देखा था कि जो ड्रग्स का जो मामला सामने आया था सीधा इसका जो करेक्शन है हरियाणा से था, और हरियाणा की जो लड़की है वो यहाँ आकर के सीधे तौर पर ड्रग्स की सप्लाई है, वो चाहे बड़े बड़े होटलों में हो या फिर और अन्य जो बार रेस्टोरेंट हो वहाँ जाकर के किया करते थे। लेकिन इस पर कार्यवाहियां पुलिसकर्मी ने की है, लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल अभी यही है सर, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इतने तेज सरदार और सत्तावर गृहमंत्री के होते हुए आके इस तरह की जो वारदात है इसको अंजाम देने के लिए कैसे सफल हो जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्या पुलिस कर्मियों की सीधी संलिप्तता है? क्योंकि जब बॉर्डर से अगर कोई भी चीज आप लेकर जाते हैं सर, छोटी सी भी चीज लेकर जाते हैं तो इस पर जांच की जाती है, लेकिन अगर किसी भी प्रदेश से राजधानी रायपुर आ जाता है तो इसका जांच पड़ताल आखिर क्यों नहीं होता है? चाहे वो सूखा नशा हो, ड्रग्स हो या फिर इत्यादि कई प्रकार के नशे की जो चीजें हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जो पुलिसकर्मी है इसमें सीधे तौर पर खुद से एक तरह से कह सकते हैं अगर आती है, क्योंकि आए दिन इसी की वजह से हत्याएं हो रही है और डकैती जैसे जो वारदात है वो हो रहे हैं और कई तरह के आपराधिक जो मामले हैं वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन और सवाल उठता है सर कि पुलिस अपनी गहरी नींद में सोई हुई है और गहरी नींद में सोई होने के साथ साथ कार्यवाहियां करने के लिए कोई बंदिशें उन पर कोई विशेष तौर पर कोई विशेष नेता लगाए रखे हैं। जी ये थे हमारे डायनामिक संवाददाता भूपेश टांडिया। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हमें देते रहे। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। अस्पतालों की लापरवाही और मरीजों की मौत ये कोई नई बात नहीं है। रायपुर के कोटा स्थित एक बहुत ही यश वाले हॉस्पिटल के लापरवाही के किस्से बहुत हैं। उन्हीं में से एक है वर्ष 2008 में हुए हिमांशु सोनी की कहानी, जो सड़क दुर्घटना के बाद पैरों की कमजोरी और पेशाब नली की समस्या से जूझ रहे थे। साल 2010 में उन्हें इलाज के लिए कोटा के सुयश हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनकी लेजर सर्जरी की गई। बता दें कि 18 से 24 दिसंबर 2010 तक उनका इलाज चला और उन्हें स्वस्थ बताकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन 2 दिन बाद 26 दिसंबर को उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फिर से अस्पताल लगाया गया, जहां इंजेक्शन देने के बाद हिमांशु की मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि समय पर सही इलाज और सावधानी नहीं बरती गई, जिससे हिमांशु की जान चली गई। परिजनों ने 2010 में उपभोक्ता फोरम में चिकित्सा लापरवाही का केस दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने मुआवजे और न्याय की मांग की। 13 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब 13 सितंबर 2025 को उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल को दोषी ठहराते हुए 15 लाख रुपए मुआवजा, 6% वार्षिक ब्याज सहित 1 लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 10,000 रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया है। यह मामला चिकित्सा संस्थानों में हो रही लापरवाही, जवाबदेही की कमी और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इससे स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता और नियमन की आवश्यकता को बल मिलता है। 13 साल की देरी ने यह भी दिखाया कि न्याय मिलने में समय कितना महत्वपूर्ण होता है। इतने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई का मानसिक और आर्थिक बोझ परिवार पर भारी पड़ा, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या देरी से मिला न्याय है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। आज बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा महिमा चौधरी का जन्मदिन है। बॉलीवुड में कई सितारों की एंट्री नाम बदलने के बाद ही हुई है। उनमें से एक महिमा चौधरी भी हैं। महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल और वीडियो जाकी के रूप में की। टीवी विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में काम करके उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपनी जगह बनाई। 1997 में महिमा चौधरी ने सुभाष घई की फिल्म परदेश से बॉलीवुड में कदम रखा और इस फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उनकी मासूमियत, अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस को काफी सराहा गया। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। परदेश के बाद महिमा ने कई हिट और प्रभावशाली फिल्मों में काम किया, जैसे दाग द फायर, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार के साथ धड़कन,
दिल क्या करे, कुरुक्षेत्र, लज्जा और दोबारा, इनमें उन्होंने कभी मुख्य भूमिका, कभी मजबूत सहायक किरदार निभाए। महिमा ने अपने कैरियर में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई, जैसे एक विधवा, संघर्षशील लेखिका, लकवाग्रस्त नर्तकी और घमंडी फिल्म स्टार। इन भूमिकाओं में उन्होंने अपने अभिनय, गंभीरता और संवेदनशीलता से जान डाल दी, जिससे वे आलोचकों की पसंद भी बनी। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में महिमा चौधरी को उनकी खूबसूरती, मासूमियत और दमदार अभिनय के लिए दर्शकों ने सराहा। वो इस दौर की सॉफ्ट इमेज वाली अभिनेत्री मानी जाती है, जो पारिवारिक और भावनात्मक फिल्मों के लिए उपयुक्त चेहरा थी। 2000 के बाद उन्होंने निजी कारणों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से थोड़ा सा ब्रेक लिया। हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई और समय समय पर फिल्मों में नजर आई। 2010 के आसपास उन्होंने फिर से कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे पुशर और बम्बई द गैंगस्टर। भले ही ये फिल्में ज्यादा चर्चित नहीं रही, लेकिन महिमा का फिल्मों से लगाव बना रहा। महिमा चौधरी का निजी जीवन भी चर्चा में रहा, जिसमें उनका विवाह, तलाक और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे शामिल है। कुछ वक्त पहले उन्होंने एक गंभीर बीमारी कैंसर से जुड़ने की बात भी साझा की, जिससे उनके साहस का भी परिचय मिला। महिमा को उनके दौर के अन्य अभिनेत्रियों जैसे ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर, काजोल और शिल्पा शेट्टी के साथ खड़ा किया जाता है। ये उन चंद अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने एक ही फिल्म ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। आज महिमा चौधरी इवेंट्स, इंटरव्यूज या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस से जुड़ी रहती है। उनका सफर एक ऐसी महिला का उदाहरण है जो खूबसूरती और प्रतिभा के साथ साथ साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी है। कल एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है। एशिया कप क्रिकेट 2025 के महाकुंभ में भारत और पाकिस्तान के बीच T20 फॉर्मेट का महामुकाबला कल रविवार 14 सितंबर को रात 8 बजे से देखने को मिलेगा, जिसका करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि 15 महीने बाद दोनों टीमें फिर से आमने सामने आएंगी। बता दें, पिछले मुकाबले में भारत ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर जीत दर्ज की थी, जिससे इस बार भी भारत जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इस बार के मैच को लेकर न केवल दर्शकों में उत्साह है, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम और उमर गुल ने भी टीम इंडिया की ताकत और अनुभव की खुलकर तारीफ की है। अकरम ने विशेष रूप से भारतीय स्पिनरों वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बताया है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में इनकी फिरकी मैच का रुख बदल सकती है। वहीं उमर गुल ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट की भी प्रशंसा की और कहा कि पाकिस्तान को इस मामले में भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में खिलाड़ी अक्सर चोटिल होने के बावजूद खेलने की जिद करते हैं। उनकी प्रदर्शन क्षमता प्रभावित होती है। इस साल भारत ने T20 में अब तक खेले 6 मैचों में से 5 में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को 19 मैचों में केवल 11 जीत मिली है, जो दोनों टीमों के बीच के प्रदर्शन के बड़े अंतर को दर्शाता है। बावजूद इस मुकाबले के पहले सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, जिसमें कई क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स ने इस मैच को कवर न करने का निर्णय किया है। ये एक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ को दर्शाता है। इस महामुकाबले का नतीजा न केवल 2 एशियाई क्रिकेट दिग्गजों के बीच सीधी टक्कर का परिणाम होगा, बल्कि यह भारत की एशियाई क्रिकेट में नंबर 1 टीम के रूप में अपनी जगह बनाए रखने का भी इम्तिहान होगा। क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले में खिलाड़ियों के दमखम, रणनीति और टीम संयोजन को लेकर काफी उत्साहित है। निश्चित ही एशिया कप 2025 के इतिहास में यह एक यादगार और रोमांचक मुकाबला साबित होगा, ऐसा हमारा मानना है। चर्चा के आगे, आज दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 16वीं शताब्दी में चॉकलेट के यूरोप में आगमन की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को चॉकलेट प्रेमियों के लिए समर्पित किया गया है, ताकि वे अपने पसंदीदा स्वाद जैसे डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, ट्रफल्स या हॉट चॉकलेट का आनंद ले सके। चॉकलेट की कहानी लगभग 5000 साल पुरानी है। बता दें, सबसे पहले कोको के पेड़ को दक्षिण पूर्वी इक्वाडोर में पालतू बनाया गया, फिर ये पेड़ मेसो अमेरिका लाया गया, जहां माया और एस्टेक सभ्यताओं में कोको को एक पवित्र पेय के रूप में माना गया। बताया
जाता है कि वर्ष 1550 के आसपास चॉकलेट यूरोप पहुंची और धीरे धीरे एक कड़वे पेय से मिठास में तब्दील हो गई। अलग अलग देशों में चॉकलेट को लेकर उत्सव अलग अलग मनाए जाते हैं। 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस भी मनाया जाता है, जो अमेरिकी व्यवसायी और चॉकलेट निर्माता मिल्टन एस हर्शे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है। मिल्टन हर्शे ने चॉकलेट को आम जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। चॉकलेट केवल बच्चों की ही नहीं, बल्कि बड़े, बूढ़ों और सभी उम्र के लोगों का पसंदीदा मिठास है। इसका मजा, स्वाद हर दिल को भाता है और इसका नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। चॉकलेट का संबंध केवल स्वाद से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी है। इसे वैलेंटाइंस वीक के दौरान भी एक खास दिन के रूप में चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। इसे प्रेम, अपनापन और मिठास जताने के माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। पेरिस से टोक्यो तक लोग इस दिन को अलग अलग अंदाज में मनाते हैं। कोई दोस्तों को चॉकलेट गिफ्ट करता है, कोई घर में ब्राउनीज बनाता है, तो कोई चॉकलेट कैफे जाकर नए फ्लेवर ट्राई करता है। कुछ लोग तो चॉकलेट टेस्टिंग पार्टीज या थीम गेट टुगेदर भी रखते हैं। विश्व चॉकलेट दिवस सिर्फ एक बहाना नहीं है मीठा खाने का, बल्कि ये एक श्रद्धांजलि है उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा को जो चॉकलेट ने तय की है। ये दिन याद दिलाता है कि जीवन की सबसे छोटी सी खुशियां, जैसे एक टुकड़ा चॉकलेट, कितना बड़ा आनंद दे सकती है। आज की हमारी ये चर्चा आगे बढ़ती है पॉजिटिव डे के रूप में। हर साल 13 सितंबर को हम पॉजिटिव थिंकिंग डे यानी सकारात्मक सोच दिवस मनाते हैं। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि सकारात्मक सोच कोई छोटा विचार नहीं, बल्कि वो ताकत है जो जीवन को बदल सकती है। 2003 में एक अमेरिकी उद्यमी ने इसकी शुरुआत की, जिनका उद्देश्य था लोगों को ये याद दिलाना कि सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। इस दिन का मकसद यह है कि कम से कम एक दिन के लिए ही सही लोग अपने नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ें और केवल आशावादी और प्रेरणादायक सोच के साथ आगे बढ़ें। आजकल बहुत सारे प्रिंट मीडिया भी सकारात्मक समाचार का एक विशेष दिवस मनाते हैं। आज के हमारे चर्चा है कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बेहद उत्साह से भरती हैं, एक दिशा देती हैं। इसलिए यह कार्यक्रम कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। शकील साजिद के साथ देखते रहिए चर्चा है। नमस्कार।